आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है वह आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से, किसी भी सार्वजनिक मंच से, किसी भी फैसले की वापसी पर पहला अप्रत्याशित, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बयान है। वैसा प्रधानमंत्री जो अपने निर्णयों में तनिक भी समझौतावादी नहीं रहा है, वैसा प्रधानमंत्री जिसको अपना फैसला आज भी किसानों के हक में बेहतर लग रहा है, और वैसा प्रधानमंत्री जो तमाम विरोध के बावजूद अपने कई दूसरे ऐतिहासिक फैसलों को लागू करने में सफल रहा है, वह कृषि कानून को माफी के साथ वापस लेने का ऐलान कर रहा है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने ऐलान गुरु पर्व के पवित्र दिन अचानक करने का फैसला किया था। इसके बाद कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को अलग अलग तरीके से देखा जाने लगा। किसानों के एक धड़े को इसमें अपनी जीत दिख रही थी, सरकार झुकी हुई लग रही थी। पहली बार पिछले 8 साल में हमारे देश की इस सरकार को, प्रधानमंत्री जी को किस चीज कर बैकफुट पर जाना पड़ा है। वो फैसला लेने के बाद कभी पीछे नहीं गए, वो एक कदम भी पीछे नहीं गए। और इसमें पीछे ही नहीं गए, उन्होंने अपना एक सेल्फ क्रिटिकली अप्रोच बोलते हुए, अपना एक तरह से माफी मांगते हुए भी यहाँ तक कहा कि हमने जो कानून बनाए थे, हमें खेद है कि हम अपने किसान साथियों को समझा नहीं सके। हम दिए की लो की तरह वो चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, लेकिन ये एक डिफरेंट दृष्टिकोण से भी एक्सेप्ट करना कि हम फेल हुए इसमें, ये अपने आप में किसान आंदोलन की बड़ी प्राप्ति है। उधर विपक्ष को सरकार का अहंकार टूटता दिख रहा था। लोगों की ताकत के आगे उसका हौसला पस्त होता नजर आ रहा था। तेवर तीखे और त्योरियां चढ़ी थी। ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के इतने बड़े ऐलान का अर्थ क्या इतना ही सीमित है? जो 12 महीने में नहीं हुआ वो अचानक कैसे हो गया? सोचने वाली बात है, समझदारी की बात है। जाहिर है मोदी जैसे सधे आदमी ने निशाना दूर का और बड़े फायदे का साधा होगा। और सत्य में आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझते हैं कि अपने 18 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर क्या कहा। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। देश के 100 में से 80 किसान
छोटे किसान हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कानून किसान और किसानी के लिए क्रांतिकारी थे, 10 करोड़ परिवारों के लिए जरूरी थे। ऐसे में अगर एक परिवार में 4 लोग ही मान लें तो 40 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल था। फिर भी प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। कश्मीर से 370 हटाने और सीए जैसे कानून के खिलाफ ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुए, बहुत हुए और दुनिया भर में उसकी गूंज सुनाई भी दी। सीए के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाओं का धरना और 370 को लेकर कश्मीर के नेताओं और अलगाववादियों का लगातार विरोध सरकार ने देखा, मगर फैसले पर वो अटल रही, अमल करती रही और करके मानी। फिर कृषि कानून अलग से ऐसा क्या थे कि सरकार पीछे हट गई? ये जो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है या विपक्षी दलों की तरफ से बताया जा रहा है, ये सब सच से बहुत दूर है। पहली बात यह कि लोकतंत्र में कानून बनाने और लोगों की बेहतरी सोचने की गुंजाइश तभी होगी जब आप सत्ता में होंगे। सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत में आना जरूरी है और बहुमत के लिए वोट जरूरी है। वोट तभी आएंगे जब लोग आपके साथ होंगे। वोट की चिंता यहां जरूरी इसलिए हो गई क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं और उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य। इन 3 राज्यों में कृषि कानूनों को लेकर विरोध बहुत ज्यादा रहा है। अगर हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा आप ले लें तो 90% विरोध इसी सीमित इलाके में रहा है। ऐसे में मोदी को यह बात समझ आ गई थी कि जो आंदोलन 12 महीने में कमजोर नहीं पड़ा, वह आगे मजबूत ही होगा और चुनाव में महज 2-2.5 महीने ही रह गए। ऐसे में जोखिम उठाना समझदारी भरा काम नहीं होगा। चलो कानून हटा लेते हैं। मोदी की इसी रणनीति को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और समझना यह जरूरी है कि मोदी को आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कानून के चलते क्या नुकसान और हटने से क्या नफा दिख रहा था जो उन्होंने इतना बड़ा समझौता किया। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर चलता हूं आपको। इस इलाके में 24 जिले हैं जिनके दायरे में विधानसभा की 136 सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव में यहां बीजेपी ने 110 सीटें जीती। कारण यह था कि जाट वोटर बीजेपी के साथ एक मुश्त खड़ा था और उसका वोट यहां 17% है। इससे पहले जाट मुसलमान एक पाले में रहा करते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट बीजेपी के साथ आ गया। कारण था 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा। उस समय से लेकर 2019 के लोकसभा चुनावों तक बाकी जातियों के साथ जाट वोटर भी बीजेपी का झंडा उठाए चला। ऐसे में पार्टी की तूती बोलना लाजमी थी, लेकिन कृषि कानूनों के बाद सरकार पर सबसे ज्यादा जाट ही भड़का, क्योंकि खेती किसानी में इसी जाति का दबदबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत कृषि कानूनों के खिलाफ उपजे आंदोलन में चमक गए। खास करके 26 जनवरी को लाल किला कांड के बाद, जब 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत रो पड़े थे। ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। ये अब क्या अभी जारी रहेंगे? गोली के सामने भी जाएंगे। इस घटना के बाद जाट ना सिर्फ टिकैत के साथ मजबूती से खड़े हो गए, बल्कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का अपने इलाके में उन्होंने घुसना भी बंद कर दिया। आंदोलन के इन पिछले 12 महीनों के केंद्र में सरकार ने जमीन टटोलने और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की संभावना को समझने की कई कोशिश की। अंदर खाने की राय और ग्राउंड सर्वे के आधार पर स्थिति को परखने की भी कोशिश की गई, प्रयास किया गया। बार बार ये बात सामने आती रही कि चुनावी नुकसान बड़ा हो सकता है। जाट दबंग जाति है और ये अपने साथ कई दूसरी जातियों पर भी असर डाल सकती है। सत्ता में वापसी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में परचम लहराना जरूरी है,
जहां तक पूर्वांचल की बात है तो बीजेपी ने पिछली बार वहां शानदार प्रदर्शन किया था। 28 जिलों की 164 सीटों में से 115 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अंदर खाने की रिपोर्ट कहती है कि संभव है इस बार उतनी मजबूत स्थिति ना रहे। अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाना और पूर्वांचल के राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे कुछ मजबूत बीएसपी नेताओं को अपने पाले में खड़ा कर उन्होंने अपनी स्थिति को, यानी अखिलेश ने अपनी स्थिति को मजबूत की। बीजेपी ने ओपी राजभर की पार्टी के साथ जब अखिलेश चले गए, उसके बाद संजय निषाद को अपने साथ किया। अपना दल अब भी बीजेपी का सहयोगी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करके वह लोगों के बीच अपनी पकड़ को बनाए और बचाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर उसे शायद यह अंदाजा है कि लड़ाई इस बात अखिलेश के साथ तीखी होगी। ऐसे में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा नुकसान उठाने का जोखिम नहीं ले सकती। अगर किसी भी कारण से उत्तर प्रदेश जैसा बहुत बड़ा राज्य बीजेपी के हाथ से निकल जाता है तो 2024 के आम चुनाव में केंद्र में उसकी वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। यह साधारण सी बात है, आम तरीके से समझ में आ सकती है। सारा नाप तौल, हिसाब किताब और सर्वे रिपोर्ट पढ़ने समझने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि अभी झुकने में ही समझदारी है, कृषि कानून वापस लेने में ही फायदा है। उन्होंने ऐलान इसीलिए किया। मैं फिर कहता हूं कि किसी से हारने या अहंकार के टूटने या जमीन पर आने जैसी बातें मन के लड्डू की तरह हैं, या यूं कहिए ख्याली पुलाव की तरह हैं। जितना पकाना है पकाइए, जितना खाना है खाइए। सच जो है वो वही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बीजेपी की बाकी रणनीति क्या कहती है, इस पर हम लौटेंगे, मगर उससे पहले कृषि कानूनों की वापसी की डोर पकड़े पकड़े पंजाब चलते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, पंजाब का उससे तनिक भी कम नहीं है। यूपी की तरह पंजाब में भी चुनाव है। यहां के किसान नेता भी पिछले 14 महीनों से सरकार से दो दो हाथ किए बैठे। पिछले 24 साल में यह पहली बार है कि वहां अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन पंजाब में इधर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ये कि कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा दिग्गज नेता अलग हुआ है। कैप्टन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है, लेकिन शर्त यह है कि कृषि कानून हटा लीजिए। यानी कि बीजेपी के सामने अकाली दल का एक विकल्प और मजबूत विकल्प मौजूद है। कैप्टन से बातचीत चल रही है और जोड़ घटाव करने पर यह लग रहा था कि पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के भीतर बीजेपी कैप्टन को आगे कर चुनाव मैदान में अगर आती है तो बात बहुत हद तक बन सकती है, बशर्ते कृषि कानून हटा लिए जाएं। कैप्टन पर यकीन करने के कारण भी आज की तारीख में वे पंजाब के सबसे कद्दावर नेता हैं। ये 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने बूते कांग्रेस के लिए जीता था। 117 सीटों में कांग्रेस का 77 सीटों पर कब्जा हुआ था और अकाली बीजेपी जो गठबंधन था, जो पिछले 10 साल से सत्ता में था, वह सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गया था। आम आदमी पार्टी, जिसकी हवा बहुत तगड़ी मानी जा रही थी, उसको भी सिर्फ 20 सीटें ही नसीब हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी चल रही थी और उस दौरान भी कैप्टन ने अपना किला बचा लिया। पंजाब में लोकसभा की 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती, जिसका क्रेडिट कैप्टन को गया। अब कांग्रेस ने जिस तरह से उन्हें सत्ता से बेदखल किया, उसके चलते एक सहानुभूति भी कैप्टन के साथ आज की तारीख में पंजाब के अंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पंजाब में बीजेपी की संभावना को कैप्टन के साथ जोड़कर देखते समझते रहे हैं और उनको कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद दिखने लगी। मगर पंजाब में एक और बड़ा संकट जो खड़ा हो रहा था, संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे कहीं ज्यादा परेशान रहे हों। कृषि कानूनों के खिलाफ सिख किसानों को लामबंद करते समय यह समझाने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार सिख विरोधी है। इसका कारण यह था कि वहां अनाज की खरीद करने से लेकर आढ़तियों के नेटवर्क और मंडियों के ऊपर बहुत पहुंच वाले और मालदार लोगों का कंट्रोल है। ऊपर से लेफ्ट के विचारधारा वाले किसान नेताओं की जमीन पर पकड़ मजबूत है। अगर कानून लागू होते तो उनका समूचा साम्राज्य खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने सीधे साधे किसानों को आसानी से यह बात समझा दी कि कृषि कानून आ गए तो किसान बिना खेत और बिना उपज के हो जाएगा।
पंजाब में ऐसा माहौल तैयार होने लगा जो 1984 के पहले वाली स्थिति के पैदा होने का इशारा दे रहा था। आप गौर करेंगे तो आपको यह बात दिखेगी कि पंजाब के हिंदू किसान कृषि कानूनों को लेकर वैसे आग बबूला नहीं थे जितने सिख किसान रहे। बहुत संभव है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बात समझाई हो बीजेपी को और बीजेपी के आला कमान को कि अभी हालात संभालने का और प्रधानमंत्री को अपनी इमेज ठीक करने का समय है, वक्त है, गुंजाइश है। बीजेपी आला कमान के साथ उनकी इधर काफी बात भी चल रही थी और उसमें सब कुछ देखा टटोला जा रहा था। बहुत मुमकिन है कि इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने सिखों के पहले गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर, या यूं कहिए कि उस दिन को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करने के लिए चुना। यह तारीख 19 नवंबर थी, जो उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती का दिन होता है। वही इंदिरा जी जो पंजाब के हालात और ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण शहीद हो गई थी। मोदी ने माफी मांगकर और झुककर हालात को बिगड़ने, या यूं कहिए कि बिगाड़े जाने से बचा लिया। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, और जब आप भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो आपको जमीनी सच्चाई हूबहू पता होती है। बहुत से लोग इस फैसले को लेकर मोदी को क्या क्या नहीं सुना रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री नहीं है। जमीन से आसमान एक सा ही दिखता है, लेकिन आसमान से जमीन पर हर हलचल नजर आती है। कहां मैदान है, कहां नदी है, कहां बस्ती और कहां तूफान, सब कुछ साफ साफ दिखता है। यह एक व्यवहारिक बात है जिसको समझे बगैर कुछ भी कहने लग जाना मन की गांठ की जुगाली करने से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के फैसला वापस लेने और ऐसा बयान देने के बाद 5 बातों की जगह बनी। पहली ये कि किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी वजह थी, जिसके चलते बीजेपी के खिलाफ भारी गुस्सा था और जिसको हवा देकर किसान नेता सुर्खियों में थे, कृषि कानून, वह एक झटके में ही खत्म हो गया। दूसरी बात यह कि किसान नेताओं की बात छोड़िए, लेकिन आम किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब का है, उसको लगता है कि प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली और कानून वापस ले लिया तो अब आगे लड़ना फिजूल है। इससे ज्यादा वे क्या करते? यह बदलाव भी किसान आंदोलन के माहौल की हवा निकालता है। देश में एक ऐसी खुशी की लहर, एक खुशी की बात, एक खुशी का तोहफा जो केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को जो वापस करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। उस मजदूर को, उस देश के किसान को, वंचित को, पिछड़े को, सबको बहुत बहुत शुभकामना है कि जो हमारा दुख था, जो दर्द था, वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। आज उन्होंने ये बोला कि हमने जो किसान कानून बनाए थे, इनको हम वापस लेते हैं। सुना ना? अब तीसरी बात समझिए, वो ये कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए नाराज किसानों के बीच जाने और उनसे अपनी बात कहने सुनने की गुंजाइश बन गई। और चौथी बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो बड़ा चुनावी नुकसान हो रहा था, उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है या कम करने की कोशिश हुई है, क्योंकि चुनाव में अभी 2.5-3 महीने का वक्त बचा हुआ है। एक बात तो गांठ बांध लीजिए, राजनीति में फैसले लेने का समय भी बहुत अहमियत रखता है। आप कब क्या कहते हैं, किस वक्त कौन सा फैसला लेते हैं, उसका असर पड़ता है। अगर सही समय है तो नतीजा अनुकूल, और नहीं है तो खामियाजा ही खामियाजा। कृषि कानूनों की वापसी से फायदे की अब 5वीं बात, और वो ये कि मोदी फैक्टर, जिसका ग्राफ 7 साल के केंद्र सरकार के रहने और 14 महीने के किसान आंदोलन के चलते नीचे आया था, वह फिर से मजबूत हो गया। लेकिन यहां अब एक नया खेल शुरू हो गया है। किसान नेताओं को लगता है कि इतने लंबे आंदोलन के बावजूद मोदी ने अचानक उनके हाथ से मानो सारे हथियार छीन लिए हैं। अब ऐसा हो गया है कि डेरा डंडा उठाओ, दुकान समेटो और निकल लो। लगातार गर्माते चुनावी माहौल में ऐसा हो जाना किसान नेताओं को हाथ से बाजी निकलने जैसा लग रहा है। लिहाजा वे आंदोलन को जिंदा रखने के लिए अपनी नई मांगों के साथ सामने आ गए हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, ये धरना खत्म हो जाएगा। आगे जो भी मसले होंगे वो बातचीत होती रहे, सरकार और किसान आपस में बैठते रहे, महीने 2 महीने में
जो मसले आते रहेंगे उसमें तय होता रहे, ये होगा। यही उस टाइम पर तय हुआ था। एमएसपी एक ऐसा मामला है जो वाकई वाजिब है और सरकार को हर पैदावार का खरीद मूल्य तय जरूर करना चाहिए, वरना समूचे परिवार के साथ खून पसीना बहाकर किसान अनाज पैदा करता है और बाजार मंडियों में स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि उसे एमएसपी से काफी कम भाव पर अपना अनाज बेचना पड़ता है। सच ये है कि मंडियों और बाजार दलालों, बिचौलियों, सेठों और बड़े उद्योगपतियों के हाथों का ऐसा घनचक्कर बन गए हैं जिसमें किसान पिसता रहता है। इसके समाधान का एक रास्ता होना तो चाहिए, लेकिन रास्ता रोककर लोगों को तंबू कनात में बिठाकर आंदोलन की आड़ में खुद का भाव बनाए रखने का खेल नहीं होना चाहिए, वरना जानते हैं क्या होगा। आम आदमी को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा और जैसे ही ऐसा होगा सारी बात उल्टी पड़ जाएगी। मैं दावे से कह रहा हूं कि आप जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले का विरोध करना शुरू कीजिए या सीए के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कीजिए, इस देश के आम आदमी के निशाने पर आप आ जाएंगे। मैं वैसे नेताओं या गठबंधनों की या संगठनों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका मकसद किसी खास इलाके या तबके से फायदा उठाना है, बल्कि देश के एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में ऐसा कह रहा हूं। अब उस बात का जिक्र भी जरूरी है जो कृषि कानूनों को वापस लेने के बड़े कारणों यानी कि यूपी और पंजाब के चुनावी नुकसान के बराबर की चिंताजनक थी। वह है आने वाले समय में गर्माते चुनावी माहौल के बीच खालिस्तान फोर्स और आईएसआई जैसी ताकतों के और सक्रिय होने और आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करने की। इंटेलिजेंस इनपुट इस बात के मिलने लगे हैं या मिलते रहे हैं कि पंजाब के किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक ताकतें भी सक्रिय हैं और वे आंदोलन को भड़काने और विस्फोटक बनाने का षड्यंत्र कर रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इस माहौल में अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की उम्मीद लगाए बैठी है। जब आगे चुनावी माहौल गर्माता और रैलियों प्रदर्शनों का जोर बढ़ता, उस समय किसान भी कृषि कानूनों के खिलाफ अपना दल बल लेकर बीजेपी के विरोध में मोर्चा खोलते। टकराव और हिंसक घटनाओं की आशंका बढ़ती और इसी आड़ में, इसी माहौल के बीच में आतंकी अपना काम कर बैठते। उससे सरकार की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचता और चुनावी माहौल में बीजेपी की स्थितियां और खराब हो जाती। इसलिए मोदी का फैसला काफी सूझबूझ वाला है और इसमें अगर किसी को उनकी सख्त छवि को धक्का पहुंचता दिख रहा है या फिर सरकार के इकबाल को बट्टा लगता दिख रहा है या किसानों के एक बड़े तबके के साथ जिसे कृषि कानूनों से फायदा होता उसके साथ नाइंसाफी होती दिख रही है या किसान नेताओं को अपनी बड़ी जीत नजर आ रही है या फिर विपक्ष को जो उसका दिल है उसको चैन सुकून मिल रहा है, तो मुमकिन है कि ऐसे लोग अपनी जगह ठीक हों क्योंकि उनका अपना नजरिया अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से देश में स्थितियों को काबू से बाहर जाने से रोकने की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश पंजाब में बीजेपी के लिए बेहतर चुनावी माहौल तैयार करने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया वह एक सही और दूरदर्शिता से भरा हुआ फैसला है जिसको समय के साथ ही ठीक से समझा जा सकता है। और सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।